नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी की भारत यात्रा विवादों में घिर गई है। दिल्ली में हुई उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों को शामिल नहीं किया गया, जिसके बाद राजनीतिक नेताओं ने नाराजगी जताई। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने इसे चौंकाने वाला बताया और कहा कि पुरुष पत्रकारों को विरोध में बाहर निकल जाना चाहिए था। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने सवाल उठाया कि विदेश मंत्री जयशंकर ने भारतीय धरती पर ऐसे भेदभाव की अनुमति कैसे दी। वहीं कांग्रेस सांसद कार्ति चिदम्बरम ने भी सरकार पर लिंग आधारित बहिष्कार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। अब इस पर विदेश मंत्रालय ने सफाई दी है कि इस प्रेस वार्ता में उनकी कोई भागीदारी नहीं थी। बता दें कि मुत्ताकी 9 से 16 अक्टूबर तक भारत यात्रा पर हैं। यह 2021 में तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद काबुल से आने वाला पहला उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल है। तालिबान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी की नई दिल्ली में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों को शामिल न किए जाने पर विपक्ष ने केंद्र की मोदी सरकार को घेरा है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए एक्स पर लिखा कि जब आप महिला पत्रकारों को सार्वजनिक मंचों से बाहर रखने की अनुमति देते हैं तो यह बताता है कि आप भारत की महिलाओं के लिए खड़े होने में कमजोर हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं को हर क्षेत्र में समान भागीदारी का अधिकार है और इस मामले पर मोदी की चुप्पी उनके नारी शक्ति के नारों की सच्चाई उजागर करती है। वहीं प्रियंका गांधी ने भी कहा कि अगर महिलाओं के अधिकारों को लेकर आपकी सोच एक चुनाव से दूसरे चुनाव तक दिखावा मात्र नहीं है तो फिर भारत की कुछ सबसे सक्षम महिलाओं का अपमान हमारे देश में कैसे होने दिया गया। प्रियंका गांधी ने कहा कि हमारे देश की महिलाएं भारत का गौरव और बैकबोन हैं। हरियाणा सरकार ने शनिवार को रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजरनिया का तबादला कर दिया। यह कदम आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की आत्महत्या के बाद उठाया गया है। पूरन कुमार ने कुछ दिन पहले चंडीगढ़ स्थित अपने घर पर खुद को गोली मार ली थी। उनके द्वारा छोड़े गए सुसाइड नोट में हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर और एसपी बिजरनिया समेत 8 वरिष्ठ अधिकारियों पर जातिगत भेदभाव, मानसिक उत्पीड़न और सार्वजनिक अपमान का आरोप लगाया गया था। इस मामले में SC/ST एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। मृतक के परिवार ने डीजीपी और बिजरनिया की गिरफ्तारी की मांग की है। माना जा रहा है कि यह आत्महत्या एक पुलिसकर्मी पर रिश्वत मामले में दर्ज एफआईआर से जुड़ी थी। साथ ही बता दें कि सरकार ने नारकोटिक्स ब्यूरो के एसपी सुरेंद्र भोरिया को नया रोहतक एसपी नियुक्त किया है। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की मृत्यु पर उनकी पत्नी अमनीत पी कुमार को पत्र लिखकर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि यह घटना दिखाती है कि सत्ता में बैठे लोगों का पूर्वाग्रह आज भी सामाजिक न्याय को प्रभावित करता है। सोनिया गांधी ने परिवार के साथ एकजुटता जताई और न्याय की मांग की। 52 वर्षीय पूरन कुमार ने मंगलवार को चंडीगढ़ स्थित अपने घर में आत्महत्या कर ली थी। उनके पास से 8 पन्नों का एक सुसाइड नोट मिला, जिसमें उन्होंने हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर, रोहतक एसपी नरेंद्र बिजरनिया और अन्य अधिकारियों पर जातिगत भेदभाव और मानसिक उत्पीड़न के आरोप लगाए। उनकी पत्नी ने इन अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और गिरफ्तारी की मांग की है। जनता के दबाव के बाद सरकार ने एसपी बिजरनिया का तबादला कर दिया। वहीं जांच के लिए आईजी पुष्पेंद्र कुमार की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय एसआईटी गठित की गई है। परिवार ने पोस्टमार्टम पर आपत्ति जताई है और दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर विरोध जारी रखा है। हरियाणा के आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार के पोस्टमार्टम में हुई जल्दबाजी को लेकर उनकी पत्नी वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अमनीत पी कुमार ने पुलिस पर कड़ी नाराजगी जताई है। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने शव को संभालते समय कोई गरिमा नहीं दिखाई। अमनीत ने कहा कि वह एक दलित विधवा हैं और उनके पति के शव को सम्मान देने में उन्हें अनदेखा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अब जिम्मेदारी चंडीगढ़ पुलिस की है। अगर परिवार की सहमति का कोई मतलब नहीं है तो वे जो चाहे करें। मैंने अब तक चुप रहकर सम्मान बनाए रखा, लेकिन अब यह पूरी तरह नियंत्रण से बाहर हो गया है। इतनी जल्दी क्यों थी? पुलिस ये बताए। उन्होंने यह भी कहा कि शव को सेक्टर 16 अस्पताल से पीजीआई ले जाने में महत्वपूर्ण सबूत नष्ट हो सकते हैं और किसी भी चूक की जिम्मेदारी चंडीगढ़ पुलिस की होगी। चंडीगढ़ पुलिस के डीजीपी सागर प्रीत हुड्डा ने स्वीकार किया कि इसमें संचार की गड़बड़ी हुई थी। उन्होंने कहा कि परिवार की सहमति मिलने तक पोस्टमार्टम नहीं होगा। एसएसपी शव के साथ है और प्रक्रिया तभी शुरू होगी जब परिवार अनुमति देगा। परिवार ने इस घटनाक्रम से गहरी नाराजगी जताई है। शव पीजीआई ले जाया जा चुका है, लेकिन पोस्टमार्टम अभी शुरू नहीं हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने हरियाणा के आईपीएस अफसर वाई पूरन कुमार की आत्महत्या पर दुख जताया है। उन्होंने कहा कि यह घटना पूरे देश को झकझोर रही है और खासकर
दलित और बहुजन समाज के लोग इससे बहुत आहत हैं। मायावती ने इसे अत्यंत गंभीर और शर्मनाक घटना बताया और कहा कि यह साबित करती है कि शासन और प्रशासन में जातिवाद अभी भी हावी है। उन्होंने कहा कि इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना की स्वतंत्र और समयबद्ध जांच होनी चाहिए और दोषियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा ना हों। उन्होंने हरियाणा सरकार से इस मामले को गंभीरता से लेने और इसे छुपाने या लीपापोती करने से बचने का आग्रह किया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट और केंद्र की मोदी सरकार से भी इस घटना का संज्ञान लेने की अपील की। मायावती ने कहा कि यह घटना बताती है कि पद और धन मिलने के बाद भी जातिवाद और शोषण जारी रहता है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव का आधिकारिक फेसबुक अकाउंट शुक्रवार शाम अचानक ब्लॉक हो गया, जिससे सियासी विवाद खड़ा हो गया। समाजवादी पार्टी नेताओं ने केंद्र की मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि यह कदम विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश है। समाजवादी पार्टी सांसद राजीव रवि और विधायक पूजा शुक्ला ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताया। हालांकि केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सफाई दी कि सरकार की इसमें कोई भूमिका नहीं है। फेसबुक ने अपनी नीति के अनुसार कार्रवाई की। शनिवार सुबह मेटा ने पेज को बहाल कर दिया और बताया कि मामला एक आपत्तिजनक पोस्ट से जुड़ा था। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि उनकी पोस्ट को गलत तरीके से वयस्क यौन शोषण से संबंधित बताया गया, जबकि वे पत्रकार और बलिया की एक महिला की मौत के मुद्दे को उठा रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई जमीन पर है, सोशल मीडिया पर नहीं। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन शुरू होते ही राजनीतिक दलों के दफ्तरों में हलचल तेज हो गई है। आरजेडी दफ्तर में तेजस्वी यादव के हर घर नौकरी वादे ने युवाओं की भीड़ जुटा दी। कई नेता जैसे संतोष कुशवाहा और चाणक्य प्रसाद रंजन पार्टी में शामिल हुए हैं। वहीं बीजेपी दफ्तर में मोदी लहर और संगठन की मजबूती दिख रही है, जहां सीट बंटवारे और चिराग पासवान से बातचीत जारी है। कांग्रेस के सदाकत आश्रम में भी भीड़ बढ़ी है, जबकि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के दफ्तर में पशुपालन क्रांति का नारा गूंज रहा है। प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी ने 51 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें ट्रांसजेंडर उम्मीदवार की चर्चा है। सभी दल टिकट बंटवारे और अपनी रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। कुल मिलाकर बिहार का चुनावी महाभारत अब पूरी तरह शुरू हो चुका है। भोजपुरी स्टार और गायक पवन सिंह ने साफ कहा है कि वह बिहार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी में शामिल होने का उनका मकसद चुनाव लड़ना नहीं था। एक्स पर पवन सिंह ने लिखा कि मैंने बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए पार्टी ज्वाइन नहीं की थी और ना ही मुझे चुनाव लड़ना है। मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूं और रहूंगा। बीते महीने उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात की थी। इस मुलाकात पर चिराग पासवान ने कहा था कि पवन सिंह के आने से एनडीए को फायदा होगा। बता दें कि बीजेपी ने उन्हें 2024 लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट से टिकट दिया था, लेकिन उन्होंने काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया था। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर शनिवार को दिल्ली में अहम बैठक होनी है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि उनकी पार्टी एनडीए का हिस्सा है और उन्हें जो भी सीटें मिलेंगी वे स्वीकार करेंगे। उन्होंने कहा कि हम अनुशासित लोग हैं, जो सीटें मिलेंगी उसी पर रहेंगे। मांझी से जब पूछा गया कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सीटों के लगभग तय होने की बात कही है, तो उन्होंने कहा कि वे अध्यक्ष हैं, उनकी बात माननी पड़ेगी। इससे पहले मांझी ने 20 सीटों की मांग की थी और चेतावनी दी थी कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो उनकी पार्टी 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। फिलहाल हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के 4 विधायक हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग 6 नवंबर और दूसरे चरण की वोटिंग 11 नवंबर को होगी, जबकि नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। इस्राएली सेना यानी आईडीएफ ने शनिवार को दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह के एक ठिकाने पर हवाई हमला किया। सेना ने बताया कि यह ठिकाना इंजीनियरिंग मशीनरी से लैस था, जिसका इस्तेमाल हिजबुल्लाह अपने आतंकवादी ढांचे को दोबारा बनाने के लिए कर रहा था। इस्राएली हमले में ठिकाना पूरी तरह नष्ट कर दिया गया। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अल मसेले इलाके पर हुए इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हुई है और 7 लोग घायल हुए हैं। बता दें कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास के इसराइल पर हमले के बाद हिजबुल्लाह ने भी इसराइल पर रॉकेट दागे थे, जिसे उसने गजा के फिलिस्तीनियों के समर्थन में बताया था। इसके बाद से दोनों पक्षों के बीच कई बार झड़पें हुई और नवंबर 2024 में युद्ध विराम लागू हुआ था। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ।